देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन के आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान फोन टैपिंग मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें। हाईकोर्ट से सीएम के ओएसडी को बड़ी राहत मिली है। ओएसडी लोकेश शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट के आदेश के बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो 13 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होनी है। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी सुशील पांडे जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या है पूरा मामला? देखिए, राजस्थान फोन टैपिंग मामला था जिसमें फिलहाल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने फिलहाल गहलोत सरकार पर गैर कानूनी ढंग से विधायक मंत्रियों के फोन टैपिंग का मामला फिलहाल टैप करवाने को लेकर और उनकी छवि धूमिल करने को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। हालांकि लोकेश शर्मा की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी और यह कहा गया था कि इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो जल्द की जाए, क्योंकि उन्हें डर है कि उन्हें दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। बहरहाल आज फिलहाल लोकेश शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में ये जानकारी दी गई है और ये बताया गया है कि बिना कोर्ट के आदेश के उनके तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर लोकेश शर्मा को एक बड़ी राहत मिली है और कहीं ना कहीं अदालत का संरक्षण भी उनको मिला है, क्योंकि अब दिल्ली पुलिस कोई भी कार्रवाई अगर लोकेश शर्मा के खिलाफ करती है तो वो पहले हाईकोर्ट को इन्फॉर्म करेगी, उसके बाद ही कार्रवाई करेगी। बहरहाल हाईकोर्ट अब इस पूरे मामले की जो अगली सुनवाई है वो 13 जनवरी को करेगी। जी बिल्कुल सुशील, बड़ी राहत ओएसडी को मिली है हाईकोर्ट की ओर से। बहुत शुक्रिया जानकारियों के लिए। और अब खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। इसमें कुलगाम में मारे गए 2 आतंकी और श्रीनगर में मारा गया 1 आतंकी शामिल है। कुलगाम मुठभेड़ का आज दूसरा दिन है और यहां मारे गए आतंकी की पहचान हिजबुल कमांडर शिराज मौलवी और यावर भट्ट के तौर पर हुई है। शिवराज मौलवी युवाओं को आतंकी बनाने और निर्दोष लोगों की हत्या में शामिल था। वहीं श्रीनगर में मारे गए आतंकी की पहचान पुलवामा के रहने वाले आमिर रियाज के तौर पर हुई। मारा गया आमिर रियाज आतंकी संगठन गजवातुल हिंद का सदस्य था और उसे फिदाइन हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आप टीवी स्क्रीन पर दोनों मुठभेड़ स्थलों की तस्वीरें देख सकते हैं। तो 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं, कुलगाम और श्रीनगर, जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुआ। इस बीच सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है और पूरे मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हो गए हैं। ये 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा बलों ने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। उधर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीएसएफ और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। इस गोलीबारी में बीएसएफ ने 3 तस्करों को ढेर कर दिया। जानकारी के मुताबिक बीएसएफ को बॉर्डर पर गौ तस्करों के आने की सूचना मिली थी। सुबह के 3 बजे गौ तस्करों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की। बीएसएफ जवानों की चेतावनी के बावजूद गौ तस्करों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ के लिए गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में बीएसएफ ने 3 गौ तस्करों को ढेर कर दिया। इसमें 2 बांग्लादेशी और 1 स्थानीय गौ तस्कर शामिल है। और अब खबर मुंबई से है। मुंबई के 2 इलाकों में आग के 2 अलग अलग बड़े हादसे हुए। आग का पहला हादसा मानखुर्द में कबाड़ के गोदाम में हुआ। यहां तड़के 3 बजे आग लग गई, जिसके बाद मौके पर दमकल की 12 गाड़ियां पहुंची। 10 टैंकर और 150 दमकल कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका। आग का दूसरा हादसा ताड़देव पुलिस स्टेशन के पास हुआ। यहां एक कार में आग लगने से पार्किंग जलकर खाक हो गई। आप टीवी स्क्रीन पर आग के दोनों हादसे की तस्वीर देख सकते हैं। उधर चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई शहर बारिश से बेहाल हैं। ठंडी हवा और बारिश से तापमान में गिरावट है। साथ ही जलभराव का असर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर पड़ रहा है। अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु के विल्लुपुरम, कड्डालोर, कल्लारिची, कृष्णागिरी, धर्मपुरी, नमक्कल, परलिम्पुर और अरलियारसूर समेत तमाम जगहों पर
केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और कराईकल में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। आप टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख सकते हैं, जिसमें पहली तस्वीर ईएसआई अस्पताल की है, जबकि दूसरी सड़क पर जलभराव और तीसरी तस्वीर घरों और कॉलोनी में घुसे पानी की है। सरकार कह रही है, डॉक्टर कह रहे हैं और सब के सब यही कह रहे हैं कि वैक्सीन ही है कोरोना से बचाव का सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका। इतने पर भी ये सीधी बात समझ ना आए तो यकीन मानिए आप जानलेवा भूल कर रहे हैं। देवास से आई ये रिपोर्ट देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्यों वैक्सीन की दूसरी डोज सबके लिए जरूरी है। मध्य प्रदेश का देवास देश के उन चुनिंदा जिलों में से है जहां 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोविड-19 टीके का पहला डोज 100% दिया जा चुका है। लेकिन यहाँ ये भी जानते हैं कि जब तक वैक्सीन का दूसरा डोज न लगा दिया जाए, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सशक्त भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा सकती। तभी तो देवास में पहली डोज के बाद अब दूसरे डोज के लिए लोग खुद सामने आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम सिंह राजपूत, मैं जिला देवास का रहने वाला हूँ। और जो शासन द्वारा ये कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसमें आज हम दोनों ने सेकेंड डोज लगवाया है। वैक्सीनेशन के मामले में देवास के लोग जागरूक तो हैं ही, स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, जिसका असर है कि वैक्सीन की दूसरी डोज लेने वाले लोगों का आंकड़ा भी 10 लाख के ऊपर पहुंच चुका है। देवास के जिला कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला लगातार जिले में वैक्सीनेशन अभियान चलाने वाले टीम की अगुवाई कर रहे हैं। साथ ही वो जिले के नागरिकों से अपील भी कर रहे हैं कि कोविड-19 की वैक्सीन से वंचित लोग जल्द से जल्द टीका ले लें, ताकि वो खुद के साथ अपने परिवार की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सके। हमारी प्राथमिकता यह है कि जिनके भी सेकेंड डोज ड्यू है उन लोगों को हम मोटिवेट करें, उन लोगों को जागृत करें कि अनिवार्यतः वो अपना सेकेंड डोज लगाएं। मेरा ये भी लोगों से गुजारिश है कि केवल महाअभियान का इंतजार ना करें। जिस तारीख को उनका सेकेंड डोज ड्यू होता है, अब हम 7 दिन वैक्सीन लगाते हैं, अपने निकटतम सेंटर पर जाके अपना वैक्सीन जरूर लगाएं। देवास की ये तस्वीरें उम्मीद जगाने वाली है। इन तस्वीरों को देखकर ये यकीन और भी मजबूत हो जाता है कि अगर लोग एकजुट हों तो कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ हमारी जीत को कोई टाल नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम अशोक गहलोत दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले और चर्चाओं का दौर न चले, ये कैसे हो सकता है? खूब चर्चाएं हुई, लेकिन सोनिया से मिलने के बाद गहलोत ने पत्रकारों के सवालों के हर बाउंसर पर करारा प्रहार किया, साथ ही केंद्र सरकार पर भी चुन चुन कर वार किए। देश के हालात बड़े गंभीर है, तो चिंता लगी हम लोगों को। आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, पर आज आप बताइए कि मुख्यमंत्री के रूप में मेरा कर्तव्य बनता है कि हालात जो है उनसे मैं वाकिफ करूँ मेरे नेता को, इसलिए मैं आया हूँ। सवालों के हर बाउंसर पर करारा प्रहार, केंद्र सरकार पर भी चुन चुन कर वार। रखिए थोड़ा सब्र, करिए थोड़ा इंतजार। सीएम गहलोत ने दिल्ली से भरी हुंकार। सीएम गहलोत जब जब दिल्ली दौरे पर जाते हैं, चर्चाओं का एक दौर सा चल पड़ता है। कैबिनेट विस्तार से लेकर राजनीतिक नियुक्तियों की कयासबाजी तेज हो जाती है। इस बार भी यही हुआ। इन चर्चाओं ने और भी जोर पकड़ा जब सीएम गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। सोनिया से मिलकर गहलोत ने देश प्रदेश के सियासी हालात पर चर्चा की और जब बाहर निकले तो पत्रकारों ने सवालों की झड़ी सी लगा दी। लेकिन सीएम गहलोत ने हर बार की तरह इस बार भी सभी सवालों का करारा जवाब दिया।
पार्टी से जुड़े सवालों पर सीएम ने सधा सा जवाब दिया तो केंद्र की नीतियों पर कड़ी चोट की। सीएम ने कहा कि देश के हालात गंभीर हैं, लोकतंत्र खतरे में है। बीजेपी से असहमति जताने वालों पर देशद्रोह के मुकदमे लाद दिए जाते हैं। ऐसे में एक सीएम होने के नाते उनका कर्तव्य बनता है कि इन हालात को अपने नेताओं के सामने रखें और इसीलिए ही वो दिल्ली आए हैं। जहाँ राज्य सरकारें बीजेपी की है, वहाँ तो अगर आप असहमत हैं, तो आप देशद्रोही हो। जिस मुल्क में ये हालत बन जाए, चाहे मीडिया हो, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे लेखक हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, आप असहमति व्यक्त नहीं कर सकते। उनमें टॉलरेंस पावर नहीं है जो होनी चाहिए लोकतंत्र के अंदर। सबसे बड़ा गुण लोकतंत्र ये होना चाहिए कि आप टॉलरेंस पावर रखो। आपका आलोचक क्या कहता है, आपके विपक्षी क्या कहता है, उसके बाद आप फैसला लो। फैसला आपको लेना है। आप उनकी बात सुनने ही नहीं चाहते हो और देशद्रोही का मुकदमा लगा देते हो, जेल भेज देते हो, ये कहाँ का न्याय है? तो देश के हालात बड़े गंभीर है, तो चिंता लगी हुई हम लोगों को। आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, पर आज आप बताइए कि मुख्यमंत्री के रूप में मेरा कर्तव्य बनता है कि हालात जो है उन सब मैं वाकिफ करूँ मेरे नेता को, इसलिए मैं आया हूँ। गहलोत यहीं नहीं रुके, बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। खासकर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों पर गहलोत ने केंद्र की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने राज्यों को मजबूत करने का पाठ भी केंद्र को पढ़ाया ताकि विकास की रफ्तार तेज हो सके। पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम बढ़े हैं। आम जनता इतनी गहरे जा नहीं सकती है। केंद्र सरकार को चाहिए कि वो राज्य सरकार को मदद करे, फाइनेंशियली इमदाद करे, फाइनेंशियली मजबूत हो। अल्टीमेटली विकास कहाँ होता है? गांव में होता है, जिलों में होता है, राज्यों में होता है, वो राज्य सरकार करती है। तो केंद्र सरकार को चाहिए वो राज्यों को उल्टा इमदाद करे, मजबूत करे, जिससे कि देश का विकास हो। देश का विकास तब होगा तब राज्य सरकार विकास के अंदर पूरी तरह भागीदारी निभाएगी अपनी। उल्टा हो रहा है, लूट मचा रही है पूरे मुल्क के अंदर इन लोगों ने। पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं करने के सवाल पर भी सीएम ने केंद्र की जमकर खिंचाई की। उन्होंने कहा कि केंद्र के फैसले से पहले ही उन्होंने वैट कम कर दिए थे। उन्होंने केंद्र पर गैर जरूरी दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। राज्यों में दबाव दे रहे हैं कि आप लोग कम करो। सबको मालूम होना चाहिए कि जितना कम ये करेंगे उसके रेशियो में स्वतः ही राज्यों का पैसा कम हो जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।